बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया अबाउट द इंटरफेस और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइटोसिस को। मैंने आपको बताया था आपको इंटरफेस का जो है नॉलेज होना चाहिए। सेल साइकिल के बारे में हमने पढ़ा कि जब सेल बनता है उस वक्त से लेकर जब वो नए सेल प्रोड्यूस करता है, इस टाइम पीरियड, इस दौरान जो वो स्टेप्स करता है, इन्हीं स्टेप्स को और इस टाइम पीरियड को जिस दौरान उसने ये काम किया है, इसको सेल साइकिल का नाम देते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था सेल साइकिल दो फेजेस पे कंसिस्ट करता है, एक इंटरफेज होती है, एक माइटोसिस होता है। इंटरफेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है डिवाइड करने के लिए, माइटोसिस में डिवाइड होता है सेल। उसके बाद मैंने आपको इंटरफेज के बारे में बताया, उसमें G1 फेज़ होती है या गैप 1, GS फेज़ होती है या G2 फेज़ होती है। ये G2 फेज़ है, मैंने गलती से इसको G3 लिख दिया, और G2 फेज़ होती है। उसके बाद कुछ सेल होते हैं वो रेस्ट करने लग जाते हैं, वो G0 में चले जाते हैं, उनमें न्यूरॉन होते हैं। और कुछ सेल जो परमानेंटली चले जाते हैं, इनको परमानेंट सेल का नाम हम दे देते हैं। न्यूरॉन जब रेस्ट करने जाता है तो परमानेंटली अपने आप को डिवाइड करना स्टॉप कर देता है, तो ऐसे सेल्स को न्यूरॉन कहते हैं। मतलब ऐसे सेल की एग्जांपल न्यूरॉन है। कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ अरसे के लिए रेस्ट करते हैं, उनमें किडनी के सेल यानी नेफ्रॉन्स और लिवर के सेल आते हैं। और कुछ सेल ऐसे होते हैं जो अपने आप को कभी भी स्टॉप नहीं करते। वो हमारे पास कौन से सेल होते हैं? वो सेल हमारे पास होते हैं GIT यानी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक के सेल, और हमारे पास एपिथेलियल सेल। ये अपने आप को हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा था G1 में प्रोटीन बन रहा होता है, ऑर्गेनेलिज डबल हो रही होती हैं, सेल का साइज इंक्रीज कर रहा होता है, और एंजाइम जो एस फेज के लिए ज़रूरी होते हैं वो बन रहे होते हैं। एस फेज में क्रोमोसोम अपने आप को डुप्लीकेट कर रही होती हैं। उससे क्या मुराद है कि पहले उसकी इस तरह की एक ही क्रोमेटिन होती है क्रोमोसोम के पास, जब वो डुप्लीकेट खुद को कर लेती है तो डबल क्रोमेटिन बन जाता है, लेकिन क्रोमोसोम एक ही रहती है। ठीक है। उसके बाद हमने G2 में पढ़ा कि माइटोसिस के लिए जो प्रोटीन ज़रूरी होते हैं वो G2 में बन रहे होते हैं। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे माइटोसिस के बारे में, और मैंने ये भी बताया था टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा इंटरफेज है और लेस टाइम कंज्यूमिंग हमारे पास माइटोसिस है। तो स्टार्ट करते हैं माइटोसिस को। In 1880, a German biologist Walter Fleming observed that in a dividing cell, nucleus passes through the series of changes which is called mitosis. वो कहता है 1880 या 1880 में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम वेल्थर फ्लेमिंग था। उसने ऑब्जर्व किया कि जब सेल डिवाइड होता है ना तो उसके न्यूक्लियस में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इसी को उसने माइटोसिस का नाम दिया। माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच द सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। ये माइटोसिस क्या है? और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ सेल की डिवीजन है, यानी सेल एक सेल जो होता है उसके दो डिवाइड होकर दो सेल में वो बन जाता है, यही माइटोसिस है। ओके हो गया। और दो डॉटर सेल बन जाते हैं। ठीक हो गया। ये दो डॉटर सेल बन गए एक सेल से। ईच ऑफ विच हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट एज इन द पेरेंट। और हर एक सेल के पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे जितने उसके पेरेंट के पास थे। लाइक इसके पास 46 थे पेरेंट के पास इन केस ऑफ ह्यूमन सेल, तो हर एक डॉटर सेल के पास भी 46 क्रोमोसोम होंगे। इतनी बात समझ आ गई? और ये आपको अभी तक कॉन्सेप्ट आपका सही हो जाना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका नहीं सही हुआ तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखें, उसमें मैंने इसके बारे में आपका कॉन्सेप्ट हर एक तरीके से क्लियर करवाने की कोशिश की है। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है, और यही कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वो कहता है माइटोसिस ऑकर ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में माइटोसिस हो रहा है। इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म द सोमैटिक सेल्स अंडरगो माइटोसिस। मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में सोमैटिक सेल जो होते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस के प्रोसेस में जा रहे होते हैं। जो हमारे पास जर्मिनल सेल्स होते हैं वो हमारे पास माइटोसिस में नहीं जाते, वो हमारे पास जा रहे होते हैं मियोसिस में, और मियोसिस हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ये इससे क्या मुराद है? सोमैटिक सेल और जर्मिनल सेल से क्या मुराद है? जो भी हमारे जिस्म के, हमारी बॉडी के सेल्स हैं, आप उन सबको सोमैटिक सेल कह सकते हैं, एक्सेप्ट जो हमारे पास एम्ब्रियो के लिए जो हमारे पास मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं उनको हम जर्मिनल सेल्स कहते हैं। ठीक हो गया। यानी कि अगर मैं बात करूं, जैसे मेल का स्पर्म है तो वो जो होगा क्या होगा, वो मियोसिस के ज़रिए बन रहा होगा। ठीक है, मियोसिस के ज़रिए। और फीमेल का जो ओवम है वो मियोसिस के ज़रिए बन रहा होगा। इन सेल के अंदर माइटोसिस नहीं होता, इन सेल के अंदर मियोसिस हो रहा होता है। ठीक हो गया। मियोसिस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, वो उसने यही बात की है। आगे वो कहता है प्रोकैरियोटिक सेल अंडरगो अ प्रोसेस ऑफ सिमिलर टू माइटोसिस कॉल्ड बाइनरी फिशन।
दे डू नॉट अंडरगो प्रॉपर माइटोसिस। वाई, उसने पूछा है कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं सेल वो माइटोसिस क्यों नहीं, माइटोसिस उनको हम क्यों नहीं उसको कहते, उसको माइटोसिस क्यों नहीं कहते। हालांकि प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरिया वगैरह भी तो ग्रो हो रहे हैं, एक बैक्टीरिया डिवाइड होकर दो बैक्टीरिया में बन जाएगा, इस प्रोसेस को बाइनरी फिशन का नाम देते हैं, इसको माइटोसिस क्यों नहीं कहते। तो इसका सिंपल जवाब है, हमने पढ़ा ऊपर, आप देखें ना कि वेल्दर फ्लेमिंग ने ऑब्जर्व किया था न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उन्हीं चेंजेस को उसने माइटोसिस का नाम दिया। सेल का डिवाइड होना और न्यूक्लियस में चेंजेस आना, इन दोनों चीज़ों को माइटोसिस कहते हैं। ठीक है, अब हमें पता है प्रोकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो इधर माइटोसिस का कोई चांस ही नहीं है, इधर बाइनरी फिशन होगा क्योंकि इसके पास अपनी न्यूक्लियस नहीं है। ठीक होगा, और सिंपली ये एक सेल डिवाइड हो जाता है दो सेल्स के अंदर, यानी बैक्टीरिया दो सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगा और नए दो बैक्टीरिया बन जाएंगे। उसके बाद वो कहता है सोमैटिक सेल दोज विच फॉर्म द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हाइल जर्म लाइन सेल आर दोज विच गिव राइज टू गैमेट्स। जो हमारे गैमेट्स है, जैसे मैंने बताया स्पर्म और ओवम, वो हमारे जर्मिनल सेल्स हैं, और जो हमारे सोमैटिक सेल हैं वो हमारी ओवरऑल दूसरी बॉडी बना रही है, मेरे बोन के सेल, मेरी स्किन के सेल और जीआईटी लाइनिंग के सेल, कोई भी और सेल ले लें वो हमारे सोमैटिक सेल हैं एक्सेप्ट फॉर द गैमेट्स, और वहाँ पे माइटोसिस नहीं हो रहा होता गैमेट्स के अंदर, गैमेट्स जो बन रहे होते हैं वो मियोसिस के जरिए बन रहे होते हैं। सोमैटिक सेल अंडरगो द माइटोसिस एंड जर्म लाइन सेल्स अंडरगो द मियोसिस। ठीक हो गया, ये उसने उधर बात बता भी दी। फेजेस ऑफ माइटोसिस हमने पढ़नी है अब। वो कहता है दिस प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इज अ कम्प्लेक्स एंड हाईली रेगुलेटेड, देयर इज टू मेजर फेजेस, द न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस एंड द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म नोन एज साइटोकाइनेसिस। अब मैं इधर आपको एक बात बता दूं, ये जो मैंने आपको ये जो सारी की सारी फेजेस बताई हैं, ये फेजेस हैं कैरियोकाइनेसिस की। किसकी हैं? कैरियोकाइनेसिस की। और इसके अलावा हमारे पास साइटोकाइनेसिस भी और होता है, साइटोकाइनेसिस। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जब न्यूक्लियस को हम डिवाइड करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस होता है, और जब साइटोप्लाज्म को डिवाइड करते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस। अब एक ये सेल है, इसकी जब न्यूक्लियस जब डिवाइड होगी, इस प्रोसेस को कैरियोकाइनेसिस कहेंगे, और इसका जो ये साइटोप्लाज्म इधर उधर पड़ा है सेल के अंदर, ये जब डिवाइड होगा तो सेल कुछ इस तरह हो जाएगा, अंदर से इन्वेजिनेशन बनेगी और आखिर में इस तरह के दो सेल बन जाएंगे नए। ठीक है, तो इनका जब साइटोप्लाज्म जब डिवाइड होगा तो उसको साइटोकाइनेसिस का नाम देंगे। अच्छा, आगे हम आते हैं कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही होती है उसको हम कैरियोकाइनेसिस का नाम देते हैं। इसको 4 फेजेस में डिवाइड किया है, मैंने ये फेजेस आपको पहले बता दिए हैं। इसमें प्रो फेज होती है, मेटा फेज होती है, एना फेज होती है और टीलो फेज होती है। अब प्रो फेज में क्या कहता है, क्या हो रहा है? नॉर्मली द जेनेटिक मटेरियल इन द न्यूक्लियस इज अ लूज थ्रेड लाइक फॉर्म विच इज़ कॉल्ड क्रोमेटिन। आपको पता चल गया, नॉर्मली जो हमारे पास सेल होता है उसके अंदर जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो धागे नुमा पड़ा होता है, और इसको हम क्रोमेटिन का नाम देते हैं। एट द ऑनसेट ऑफ द प्रोफेज, जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होती है, क्रोमेटिन कंडेंस होता है इनटू हाईली ऑर्डर स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट हुई, जो क्रोमेटिन है वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है, धागे आपस में मिलते जाते हैं और क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। ठीक है, सिंस द जेनेटिक मटेरियल हैज ऑलरेडी बीन डुप्लीकेटेड इन एस फेज, हमें पता है जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे डुप्लीकेट हुआ था? एस फेज के दौरान हुआ था। ये देखें, एस फेज में उसने कहा था कि क्रोमोसोम डुप्लीकेट हुई हैं। ठीक है, अच्छा, अब वो कहता है ईच क्रोमोसोम हैज 2 सिस्टर क्रोमेटिड, क्योंकि जब वो डुप्लीकेट हो गई हैं, डुप्लीकेट जब हो गई हैं तो ईच जो क्रोमोसोम है उसके पास 2 क्रोमेटिन होंगे। इसी वजह से मैंने वो सारी डिस्कशन की। अब आपको ये बातें आराम से समझ आएंगी। पहले ऐसे था, जब एस फेज में उसकी डुप्लीकेशन हुई तो इस तरह की क्रोमोसोम हमारे पास हो गई। ठीक है, इसके पास एक ये क्रोमेटिन है, एक ये क्रोमेटिन है, 2 सिस्टर क्रोमेटिन है, और ये सेंट्रोमेयर है। अच्छा, बाउंड टुगेदर एट द सेम सेंट्रोमेयर, सेम सेंट्रोमेयर के साथ आपस में पड़ी होती हैं। ईच क्रोमोसोम आल्सो हैव काइनेटोकोर, काइनेटोकोर भी होती है क्रोमोसोम्स की। अब काइनेटोकोर क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। काइनेटोकोर क्या है? ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है ना, मैं आपको इधर क्रोमोसोम बना के दिखा दूँ। ये हमारे पास क्रोमोसोम है ना, ये तो उसकी सेंट्रोमेयर है। सेंट्रोमेयर के और दरमियान में इधर एक रीजन होता है, इसको हम काइनेटोकोर का नाम देते हैं। यार मेरे स्पेलिंग जो है ना, काइनेटोकोर का नाम हम देते हैं इसको। ये क्या है? इसी जगह पे आके स्पिंडल फाइबर ने अटैच होना है, SPINDLE
FIBRE, स्पिंडल फाइबर ने आके इसी जगह पे अटैच होना है। काइनेटोकोर इज अ कम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट इज अ पॉइंट वेयर स्पिंडल फाइबर अटैच। अब वो उसने बता भी दिया है काइनेटोकोर क्या है, जहाँ वो वाला जगह है जहाँ पे हमारे पास स्पिंडल फाइबर ने आके अटैच होना है। देयर आर 2 सेंट्रियूल्स, 2 सेंट्रियूल होते हैं क्लोज टू न्यूक्लियस, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। दोनों को हम सेंट्रोसोम का, एक को सेंट्रियूल कहेंगे, जब 2 होंगे तो उनको सेंट्रोसोम का नाम दे देंगे। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 4 जो हमने पढ़ लिया, उधर सेंट्रियूल हमने पढ़ लिए हुए हैं। Each centriole duplicate and thus 2 daughter centrosomes are formed। जैसे ही जो डुप्लीकेट जो सेंट्रियूल्स हैं वो डुप्लीकेट होते हैं और हमारे पास 4 टोटल सेंट्रियूल्स बन जाते हैं और 2 सेंट्रोसोम्स बन जाती हैं। बोथ सेंट्रोसोम्स माइग्रेट टू द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, दोनों ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल में चली जाती हैं। इसको मैं सारा एक दफ़ा फिर से प्रोफेज को आपको रिवाइज करवा देता हूँ। पहले इसको पढ़ लें, फिर मैं आपको सारा 1 मिनट के अंदर इसको रिवाइज कराऊंगा और आपको बताऊंगा इसको याद रखने का क्या तरीका है। हेयर दे गिव राइज टू माइक्रोट्यूब्यूल, और यहाँ पे ये माइक्रोट्यूब्यूल को बनाती हैं। एंड जॉइनिंग ट्यूबुलेंट प्रोटीन, जिसके साथ ट्यूबुलेंट प्रोटीन जॉइन होता है इन द साइटोप्लाज्म में। द माइक्रोट्यूब्यूल दस फॉर्म द स्पिंडल फाइबर, और इस तरह स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं। तो सेंट्रोसोम या सेंट्रियूल का क्या फंक्शन हुआ कि इन्होंने स्पिंडल फाइबर बनाने हैं। स्पिंडल फाइबर जाके किधर अटैच हो रहे थे, काइनेटोकोर पे अटैच हो रहे हैं। मैं इसके बारे में आपको डिटेल्ड बताऊंगा, अभी इसको एक दफ़ा पढ़ लें। कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर इज कॉल्ड माइटोटिक स्पिंडल। जो कंप्लीट सेट होता है ना, जो ढेर सारे स्पिंडल फाइबर होते हैं ना, अराइज हो रहे होते हैं सेंट्रोसोम या सेंट्रियूल से, उनका कंप्लीट एक सेट, उसको हम कहेंगे कि ये पूरे के पूरे क्या हैं, सब स्पिंडल फाइबर को आपस में मिला देंगे तो उनको हम कह देंगे ये माइटोटिक स्पिंडल हैं। बाय दिस टाइम न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर इन्वेलप आर डिग्रेडेड। इस वक्त तक क्या हो जाता है, जो न्यूक्लियस होती है ना वो डिग्रेड हो जाती है। उसकी न्यूक्लियस हमने पढ़ा था, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इस तरह न्यूक्लियस है ना, अंदर न्यूक्लियोलस है और सारी चीज़ें हैं, क्रोमोसोम्स पड़ी हैं। तो ये कह रहा है कि इस टाइम तक जो न्यूक्लियर की बैर वाली इन्वेलप होती है, जिसको न्यूक्लियर इन्वेलप कह रहे थे, या जो डबल मेम्ब्रेन थी, वो इस वक्त तक डिग्रेड हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है, और क्रोमोसोम जो हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाती हैं। एंड स्पिंडल फाइबर इन्वेड द सेंट्रल स्पेस, और स्पिंडल फाइबर जो हैं वो दरमियान वाले एरिया पे अटैक कर देते हैं। जैसे ये सेल है ना, उसके अंदर ये यहाँ पे एक फर्जी तौर पे मैं न्यूक्लियस बना रहा हूँ, यहाँ पे न्यूक्लियस थी, ठीक है, अगर आपको ये चीज़ नज़र आ रही है तो इस जगह पे हमारे पास जब क्रोमोसोम पड़ी है ना, हर एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिन है, ठीक है, इस तरह पड़ी है। अब स्पिंडल फाइबर एक सेंट्रोसोम इधर थी, एक सेंट्रोसोम इधर आ गई, इधर आके वो स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे। वैसे मैं आपको एम्बिगुअस बता रहा हूँ, मतलब जो सेंटर में आ गए हैं स्पिंडल फाइबर, आपने देखा सेंटर वाली जगह पे आ गए हैं, सेल के सेंटर में। इन हाईली वैक्यूलेटेड प्लांट सेल्स, हाईली वैक्यूल, जिनमें हाईली वैक्यूल ढेर सारे वैक्यूल होते हैं, उनमें क्या होता है, न्यूक्लियस हैज टू माइग्रेट टू द सेंटर बिफोर द प्रोफेज। हमने पढ़ा था जो प्लांट सेल हैं उनमें सेंटर में वैक्यूल होता है और न्यूक्लियस जो है ना पेरीफ्री में साइड में पड़ी होती है। वो कहता है ऐसे सेल्स में जिनके अंदर वैक्यूल होता है उसमें प्रोफेज स्टार्ट होने से पहले न्यूक्लियस को सेंटर में आना पड़ता है, वैक्यूल इधर उधर हो जाता है, ठीक हो गया। द सेल्स ऑफ द प्लांट लैक सेंट्रियूल, जो प्लांट के सेल्स हैं उनके अंदर कम सेंट्रियूल्स होते हैं। मतलब सेंट्रियूल का आपको पता चल गया ना, क्या जो जहाँ से स्पिंडल फाइबर निकल रहे थे। सो स्पिंडल फाइबर आर फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। सो जो स्पिंडल फाइबर वहाँ पे बन रहे होते हैं ना, किन में, प्लांट सेल्स में, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बन रहे होते हैं। ऑन द सर्फेस ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप ड्यूरिंग प्रोफेज, जब प्रोफेज हो रही होती है। प्रोकैरियोट डू नॉट हैव प्रॉपर न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट के पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है। डू नॉट फॉर्म स्पिंडल ड्यूरिंग द डिवीजन, दैट्स व्हाई देयर डिवीजन इज नॉट कॉल्ड माइटोसिस। ये बात मैंने आपको बता दिया कि प्रोकैरियोट की डिवीजन को माइटोसिस क्यों नहीं कहते, क्योंकि उनके पास तो न्यूक्लियस ही नहीं होता, इस वजह से उनके अंदर माइटोसिस ही नहीं हो रहा होता, ठीक हो गया। अब प्रोफेज हमारे पास होगी, प्रोफेज को मैं इधर आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। आपने कहना है कंडेंस, प्रोफेज की बात की है ना, जैसे हमने पढ़ा था जी फेज में हमारे पास प्रोटीन बन रहा था, ऑर्गेनेली साइज इंक्रीज हो रहा था, एंजाइम। एस फेज में क्रोमोसोम, जी2 फेज में हमारे पास प्रोटीन बन रहा था, जी नोट में सेल रेस्ट में जा रहा था, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा था, कैरियोकाइनेसिस में हमारे पास न्यूक्लियर डिवाइड हो रही थी। अब हमने प्रोफेज पढ़ लिया। प्रोफेज में क्या हो रहा है हमारे पास, एक तो हो रहा है कंडेंस हो रही हैं क्रोमेटिन, और वो क्या बन जाएगा, वो क्रोमोसोम बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, क्रोमोसोम्स बन जाएंगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या हो रहा है, जो सेंट्रियूल हैं वो डबल हो जाएंगे और ऑपोजिट साइड पे चले जाएंगे। इसका क्या मतलब है, ये सेल है, उसके पास ये न्यूक्लियस है, इधर उसके सेंट्रियूल इस तरह पड़े हैं ना, पहले तो हो जाएंगे ये डबल, एक सेंट्रियूल से 2 सेंट्रियूल बन जाएंगे और फिर वो इधर माइग्रेट हो जाएंगे, यानी ऑपोजिट साइड ऑफ द सेल पे आ जाएंगे।
और इस तरह पड़े होंगे, ठीक हो गया। और ये न्यूक्लियस मैंने बनाई है, मतलब ये डबल हो के इधर चले जाएंगे। अब इधर भी पड़े हैं, इधर भी पड़े हैं, इधर भी सेंट्रोसोम है, इधर भी सेंट्रोसोम है, तो इनके अंदर से स्पिंडल फाइबर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इस पूरे सेट को इस पूरे सेट को हम कहेंगे माइटोटिक स्पिंडल, ठीक है। अच्छा, कंडेंस हुई क्रोमेटिन, सेंट्रियूल डबल हो गए और क्रोमोसोम कंडेंस हुई क्रोमेटिन, वो क्रोमोसोम बन गए, सेंट्रियूल डबल हो गए। उसके बाद न्यूक्लियस जो है वो डिसअपेयर हो गई, न्यूक्लियस क्या है, डिसअपेयर हो गई। यही कुछ हो रहा है, ये 3 मेजर चीज़ें हो रही हैं प्रोफेज के अंदर, ठीक हो गया। ये 3 चीज़ें हो रही हैं प्रोफेज में। सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ, सबसे पहले हमारे पास जो क्रोमोसोम जैसे क्रोमेटिन पड़ा था ना, वो कंडेंस होगा और कंडेंस होकर इस तरह हमारे पास क्रोमोसोम्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी, क्रोमेटिन की जगह, जो क्रोमेटिन पड़ा था उसकी जगह। और दूसरे नंबर पे क्या होगा, सेंट्रियूल अपने आप को डबल करेंगे, अंदर से स्पिंडल फाइबर निकलेंगे। तीसरे नंबर पे ये जो न्यूक्लियस है, ये उसकी आउटर इन्वेलप जो है डिसअपेयर हो जाएगी। प्रोफेज के एंड पे सेल कुछ इस तरह का बन जाएगा, इस तरह का। इसकी न्यूक्लियस डिसअपेयर हो गई, इधर आके सेंट्रियूल्स पड़े हैं, इधर सेंट्रियूल्स पड़े हैं, ठीक है। इनमें से स्पिंडल फाइबर निकल रहा है और स्पिंडल फाइबर जो है सेल के सेंटर की तरफ आ रहे हैं और इस तरह क्रोमोसोम्स जो है ना पड़ी हैं हमारे पास, ठीक हो गया, साइटोप्लाज्म के अंदर। और न्यूक्लियस जो है वो हो ही ख़त्म गई है क्योंकि उसकी ऊपर वाली इन्वेलप ख़त्म हो गई है। इस तरह की कुछ प्रोफेज में शक्ल आ जाती है, ठीक हो गया। ये आपको समझ आ गई। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं मेटाफेज के बारे में। मेटाफेज में एक ही काम और होता है, मेटाफेज प्लेट बन रही होती है, यही MCQs में आ रहा होता है। मजीद हम पढ़ लेते हैं। द स्पिंडल फाइबर हैव ग्रोन टू सफिशिएंट लेंथ, स्पिंडल फाइबर अपनी लेंथ को ढेर सारा कर लेते हैं, यानी बढ़ा लेते हैं। सम स्पिंडल फाइबर्स आर नोन एज काइनेटोकोर फाइबर, कुछ स्पिंडल फाइबर को हम काइनेटोकोर फाइबर कहते हैं। अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि इन्होंने जाके, ये हमने क्रोमोसोम पढ़ी थी ना, इस तरह होती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करना है, इधर जो काइनेटोकोर था स्पिंडल फाइबर आके इसके साथ अटैच हो जाएगा और इधर से एक स्पिंडल फाइबर आके इधर अटैच हो जाएगा। इस स्पिंडल फाइबर को स्पेशल नाम हमने दे के इसका नाम हमने क्या रख दिया, काइनेटोकोर फाइबर रख दिया, काइनेटोकोर फाइबर रख दिया। ये क्या करेगा, इसके ऊपर आके हमारे पास क्या अटैच हो रहा है, स्पिंडल फाइबर आके अटैच हो रहा है काइनेटोकोर के ऊपर। काइनेटोकोर हमने पढ़ लिया, सेंट्रोमेयर के दरमियान वाला एक हिस्सा है जहाँ पे आके स्पिंडल फाइबर ने अटैच होना है, ठीक हो गया। आगे वो कहता है 2 काइनेटोकोर फाइबर्स फ्रॉम ऑपोजिट पोल्स अटैच टू ईच क्रोमोसोम। वो कहता है 2 ऑपोजिट साइड से आके काइनेटोकोर फाइबर क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएंगे। एक इस साइड से आया इस सेंट्रोसोम से, एक इस साइड से आया इस सेंट्रोसोम से, और आके अटैच हो गए दोनों। आके एक इधर से निकला, एक इधर से निकला, दोनों आके काइनेटोकोर के ऊपर अटैच हो गए और इन फाइबर्स को हमने काइनेटोकोर फाइबर कह देना है। और जितने भी टोटल स्पिंडल फाइबर हैं उनको हमने माइटोटिक स्पिंडल कहना है और एक को हमने स्पिंडल फाइबर कहना है। अगर वो काइनेटोकोर से अटैच नहीं होगा, chromosomes arrange themselves along the equator of the cell forming a metaphase plate। वो क्या कहते हैं, क्रोमोसोम अपने आप को एक लाइन के अंदर आके ना, सेल के दरमियान में ना, ये सेल है ना, ये सेल है एक, उसकी अब मैं उसकी न्यूक्लियस नहीं बना रहा, उसके अंदर आके ना क्रोमोसोम इस तरह अपने आप को ना सेंटर लाइन में ना क्या करेंगी, अपने आप को अरेंज कर लेंगी। ये छोटी छोटी मैं क्रोमोसोम्स बना रहा हूँ और इस तरह स्पिंडल फाइबर जाके उसके साथ हर एक क्रोमोसोम की काइनेटोकोर के साथ जाके अटैच हो जाएंगे। ये जो हमारे पास एक लाइन बनी है ना, जो क्रोमोसोम ने बनाई है, इसी लाइन को हम क्या कहेंगे, इसी लाइन को हम मेटाफेज प्लेट का नाम दे देंगे। अ नंबर ऑफ द फाइबर नॉन काइनेटोकोर फाइबर फॉर्म द ऑपोजिट टू सेंट्रोमेयर अटैच टू अ नंबर ऑफ अदर फाइबर्स, जो दूसरे फाइबर होते हैं जो काइनेटोकोर फाइबर नहीं होते, यानी जो सेंट्रोमेयर से, एक तो फाइबर सेंट्रोमेयर से अटैच हुए थे ना, उनको हमने काइनेटोकोर फाइबर कहा था। और कुछ फाइबर होते हैं वो अटैच नहीं होते सेंट्रोमेयर के साथ, वो आपस में अटैच हो जाते हैं। ऐसे फाइबर्स को हम नॉन काइनेटोकोर फाइबर का नाम देते हैं, ठीक हो गया। फ्रॉम ऑपोजिट ऑफ द सेंट्रोसोम ईच अदर, वो आके अपने साथ अटैच हो जाते हैं। अब होता क्या है, अब इनका क्या काम है, ये जो काइनेटोकोर फाइबर है ना स्पिंडल फाइबर के, वो फाइबर हैं जो हमने पढ़ा कि वो काइनेटोकोर के साथ आके अटैच होंगे। वो अपने आप को ना इधर ये छोटे होने स्टार्ट हो जाते हैं, अपने आप को खींचना स्टार्ट कर देते हैं, क्रोमोसोम को पुल करना स्टार्ट कर देते हैं। ये अभी मेटाफेज में नहीं होगा, ये एनाफेज में हो रहा होगा। ये एनाफेज की मैं बात कर रहा हूँ कि उसके अंदर क्रोमोसोम को, ये जो काइनेटोकोर फाइबर हैं वो छोटे होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्रोमोसोम अंदर में बेचारा इधर इस तरफ एक बंदा हो, उसके बाजू, क्रोमोसोम समझ लें एक बंदा है, उसके बाजू, उस बंदे के बाजू पकड़ लेता है, दो दोस्त आते हैं उस बंदे के बाजू पकड़ लेते हैं, किधर खींचता है किधर खींचता है, बेचारे को जब खींचते हैं तो दो हिस्सों में उसको कर देते हैं, ठीक है। या मैं ये एक पेज ले लूँ, एक को इधर पकड़ा, इधर से पकड़ा, यहाँ से पेज फट जाएगा। इसी तरह क्रोमोसोम बेचारे को इधर से ना
अलहदा कर देते हैं और दो सेंट्रोसोम जो हैं वो दो सेंट्रोसोम में डिवाइड हो जाती हैं। इसी तरह 46 ये क्रोमोसोम 92 टोटल क्रोमोसोम बन जाएंगी और फिर हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम चली जाएंगी। ठीक है, ये मजीद लंबी डिस्कशन है। आगे ये क्या होगा, ये जो फाइबर है, ये जो फाइबर हैं ये अपने आप को ना लेंथी करना स्टार्ट कर देंगे, लेंथी। इससे क्या होगा, जो नॉन काइनेटोकोर फाइबर हैं वो बड़े हो रहे हैं और जो हमारे पास काइनेटोकोर फाइबर हैं वो छोटे हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम्स है ना ये सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है, एनाफेज में पढ़ते हैं। मजीद मैं आपको एंड पे ना इसका एक ब्रीफ सा अच्छा सा खुलासा बता दूंगा इस फिगर की मदद से। When a kinetochore spindle fiber connect with kinetochore of chromosome, it start to pull toward originating chromosome। वो कहता है जब काइनेटोकोर फाइबर सेंट्रोसोम से आके लगा ना, इसने आपस में ना पुल करना स्टार्ट कर दिया सेंट्रोसोम की तरफ। इस फाइबर ने इधर अपने आप को पुल करना स्टार्ट कर दिया, इसने इधर पुल करना स्टार्ट कर दिया। बेचारी क्रोमोसोम बीच में फंस गई और जैसे रजिया गुंडों में फंस गई और वो बेचारी क्रोमोसोम को दोनों तरफ से जोर लगा रहे हैं काइनेटोकोर फाइबर। द पुलिंग फोर्स डिवाइड द क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड एंड दे आर सेपरेटेड। अब क्या होता है, ये टूट के ना इस तरह एक क्रोमोसोम के ना इस तरह हो जाती है, एक क्रोमेटिन क्रोमोसोम इधर आ जाती है और एक क्रोमेटिन के साथ क्रोमोसोम इधर आ जाती है। अब एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम बन रही हैं और इस तरह इनको दरमियान से टूट के ना सेंट्रोसोम की तरफ आ जाती हैं। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई। आगे वो कहता है दीज सिस्टर क्रोमेटिड एंड नाउ क्रोमोसोम। अब ये क्रिस्टल जो सिस्टर क्रोमेटिड थी, ये दो सिस्टर क्रोमेटिड है ना, ये अब दो क्रोमोसोम बन गई हैं। आर पुल्ड अवार्ड टुवर्ड द रिस्पेक्टिव सेंट्रोसोम, और वो रिस्पेक्टिव सेंट्रोसोम की तरफ आ जाती हैं। मतलब इसको इस सेंट्रोसोम ने खींचा था ना तो ये इस तरफ आ जाएगी और इसको इसने खींचा था तो ये इस तरफ आ जाएगी। द अदर स्पिंडल फाइबर्स एलोंगेट, और दूसरे जो स्पिंडल फाइबर होते हैं जो सेंट्रोसोम के साथ अटैच नहीं थे, जो आपस में अटैच हुए थे, वो बड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं, लंबे होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ एनाफेज, एनाफेज के एंड पे द सेल हैज सक्सीडेड इन सेपरेटिंग आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम इनटू टू ग्रुप एट द ऑपोजिट फोल। वो कहता है जब एनाफेज खत्म होती है ना उस वक्त तक सारी की सारी जो 46 क्रोमोसोम होती है ना वो सेपरेट हो जाती हैं और अपने अपनी तरफ आ जाती हैं। इस सेंट्रोसोम के पास आ जाएंगी और इस सेंट्रोसोम के, ये तो मैंने एक क्रोमोसोम बनाई है ना, वो 46 टोटल क्रोमोसोम जो है ना वो टूट के ना 92 क्रोमोसोम बन जाएंगी और जो जिस साइड का काइनेटोकोर फाइबर उसको खींच रहा होगा वो उसी साइड पे चली जाएंगी। अब आ गए टीलोफेज की तरफ। वो कहता है टीलोफेज इज रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। ठीक है, हमने प्रोफेज में क्या पढ़ा था, न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो रही थी, क्रोमेटिन कंडेंस हो रहा था और सेंट्रोसोम जो है वो डबल हो रहे थे। अब इसमें ऑपोजिट होगा, अदर न्यू न्यूक्लियर इन्वेलप फॉर्म, न्यूक्लियस की नई इन्वेलप फॉर्म हो जाएगी अराउंड द सेपरेटेड क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम हमने सेपरेट किए हैं उनके दौरान, मतलब 46 क्रोमोसोम थी ना, ठीक है, हर एक क्रोमोसोम सेपरेट होकर दो क्रोमोसोम बन गई थी और दो साइडों पे चली गई थी। एक क्रोमोसोम इस साइड पे आ गई, एक क्रोमोसोम इस साइड पे आ गई। 46 टोटल क्रोमोसोम इधर आ गई, 46 इधर आ गई। ठीक है, ये भी 46 थी, लेकिन जब ये यहाँ से टूटी तो एक एक क्रोमेटिन के साथ 46 इधर आ गई, 46 इधर आ गई। अब इनके ऊपर जो है न्यूक्लियर इन्वेलप बन जाएगा टीलोफेज के अंदर। ठीक है, around the chromosomes, both the set of chromosome now surrounded by new nuclear envelope। अब इनके ऊपर न्यू न्यूक्लियर इन्वेलप आ जाएगी, अनफोल्ड बैक इनटू क्रोमेटिन, और ये फिर से क्रोमेटिन बन जाएंगे अंदर 46 के 46 धागे नुमा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिनको क्रोमेटिन का नाम कहते हैं। न्यूक्लियर डिवीजन इज कंप्लीटेड बट द सेल डिवीजन इज हैज येट वन मोर स्टेप टू कंप्लीट। वो कहता है न्यूक्लियस के अंदर जो डिवाइड होनी थी चीजें वो तो डिवाइड हो गई हैं, लेकिन अभी सेल जो है वो एक ही है। ठीक है, मैं आपको अब सारी बातें बताता हूँ यहाँ पे। पहले इधर इसको कर लेते हैं। हमने पढ़ा प्रोफेज में क्रोमेटिन कंडेंस होगा, क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेगा और ये क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स होंगी। ठीक है, उसके बाद सेंट्रियूल डबल होंगे, वो दोनों ऑपोजिट साइड पे सेल के चले जाएंगे। उसके बाद उनके अंदर से स्पिंडल फाइबर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, न्यूक्लियस डिसअपेयर हो जाएगी। फिर मेटाफेज में हमने पढ़ा कि जो काइनेटोकोर फाइबर हैं वो वाले फाइबर हैं जो आके अटैच होंगे। कहाँ पे अटैच होंगे? काइनेटोकोर फाइबर जो हैं वो कहाँ पे अटैच हो रहे थे? वो अटैच हो रहे थे काइनेटोकोर के साथ, और कुछ नॉन काइनेटोकोर फाइबर थे। ठीक है, नॉन काइनेटोकोर। अभी ये पुल वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा और यहाँ पे हमारे पास मेटाफेज प्लेट बन रही थी। ये क्या थी कि सारी क्रोमोसोम अलाइन कर रही थी। ये मेटाफेज में बातें हुई। एनाफेज में पुलिंग स्टार्ट हुई। जो हमारे पास काइनेटोकोर फाइबर थे वो शॉर्ट होने लग गए और जो हमारे पास नॉन काइनेटोकोर फाइबर थे इलोंगेट करना शुरू कर दिया, मतलब उन्होंने लंबा होना स्टार्ट कर दिया।
एट द एंड ऑफ एनाफेज हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होके इंडिविजुअल क्रोमोसोम बन गई। ठीक है, हमारे पास क्रोमोसोम्स बन गई। कितनी क्रोमोसोम्स बनी थी? हमारे पास 92 क्रोमोसोम्स बन गई। आपको इधर समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, आपको मेरी आवाज़ की तो समझ आ रही है ना। टीलोफेज में क्या होगा? न्यूक्लियस इन्वेलप जो है वो बन जाएगी, उसके हर एक न्यूक्लियस के अंदर हर एक न्यूक्लियस के अंदर 46 इस तरह की ना क्रोमोसोम चली जाएंगी। मैं 2 क्रोमोसोम बनाता हूँ, लेकिन आपने इमेजिन करना है कि ये 46 इधर क्रोमोसोम्स है ना। मैं इतनी ज़्यादा 46 तो आपको बना के नहीं दिखा सकता ना। और अभी सेल जो है वो एक का एक ही है, यानी माइटोसिस के एंड में मतलब जो कैरियोकाइनेसिस है, जो हमने पढ़ा कैरियोकाइनेसिस की ये 4 टाइप है, उसके एंड में न्यूक्लियस तो अंदर से डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस बन गए हैं, लेकिन अभी तक सेल एक ही है, उसका साइटोप्लाज्म एक ही है। अब हमने साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है, इसी को साइटोकाइनेसिस का हम नाम देंगे। ठीक हो गया। अब पढ़ते हैं साइटोकाइनेसिस में क्या होगा। साइटोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो जाएगी। इन एनिमल सेल्स साइटोकाइनेसिस ऑकर्स बाय अ प्रोसेस नोन एज क्लीवेज। एनिमल सेल्स के अंदर साइटोकाइनेसिस क्लीवेज के जरिए हो रहा होता है। अ क्लीवेज फ्लो डेवलप वेयर द मेटाफेज प्लेट यूज्ड टू बी। जहाँ पे मेटाफेज प्लेट बनी थी ना, वहाँ पे क्लीवेज फ्लो अपेयर होगा। मतलब क्या था, यहाँ पे हमारे पास मेटाफेज प्लेट बनी थी ना, उधर दरमियान में लाइन में क्रोमोसोम इस तरह आके लाइन में लग गई थी। ठीक है, 46 की 46 क्रोमोसोम यहीं पे ना इस तरह ना सेल, इस तरह का सेल है ना, उसके इधर 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 ना क्लीवेज फ्लो बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि सेल थोड़ा अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ये सेंटर से इस तरह, इसी को कहेंगे क्लीवेज फ्लो हो रहा है। ठीक है, द फ्लो डीपन्स इवेंचुअली पिंचेस द इनटू द पेरेंट सेल। ये इतनी डीप होती जाएगी, पहले इस तरह क्लीवेज फ्लो बनेगी। ठीक है, फिर वो थोड़े अरसे बाद इस तरह डीप होती जाएगी और एंड पे हमारे पास इस तरह 2 सेल बन जाएंगे। ये एनिमल्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट ऑकर डिफरेंटली। उनके अंदर डिफरेंट तरीके से साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म डिफरेंट तरीके से डिवाइड हो रहा होता है, क्योंकि उनके अंदर प्लांट के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन जो एनिमल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके पास सेल मेम्ब्रेन तो होती है, उसके अलावा सेल वाल भी होती है। अब यही मसला है, इसीलिए प्लांट में जो साइटोकाइनेसिस है ना, वो डिफरेंट तरीके से हो रहा है। ठीक है, वेसिकल ड्राइव्ड गोल्जी अपरेटस move to middle of the cells and fuse to form the membrane bonded disc called the cell plate. मेटाफेज प्लेट और सेल प्लेट को आपने कंफ्यूज नहीं करना। सेल प्लेट गोल्जी अपरेटस बना रहा है। ये क्या चीज़ है? ये इस तरह है, ये एक प्लांट सेल है ना, ये एक प्लांट सेल है। उसके पास हमने पढ़ा कि कैरियोकाइनेसिस के एंड पे, यानी न्यूक्लियस जब डिवाइड होगी उसके एंड पे क्या होगा, वो कहता है गोल्जी अपरेटस आएंगे और छोटी छोटी वेजिकल इस तरह ना दरमियान में बनाना स्टार्ट कर देंगे। अब ये वेजिकल जो हैं इसी एक प्लेट बना देंगे, यानी एक लाइन बना देंगी। इसी लाइन को हम सेल प्लेट का नाम देते हैं। पहले हमने मेटाफेज प्लेट बनाई थी, वो मेटाफेज में था, वो माइटोसिस के जो टाइप थी कैरियोकाइनेसिस उसमें हो रहा था। इसके अंदर मतलब क्रोमेटिन पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर भी क्रोमेटिन पड़ा हुआ है। अब क्या होगा, ये वेजिकल जो हैं, ये गोल्जी ने बनाई, ये आपस में फ्यूज़ हो जाएंगी और इस तरह जो सेल है 2 टुकड़े सेल के हो जाएंगे। एक सेल ये बन गया और एक सेल ये बन गया। उसके पास अपनी न्यूक्लियस है, वैक्यूल, हर चीज़ अपनी अपनी। ठीक है, इस तरह ये हमारे पास इन प्लांट, ये प्लांट सेल है ना, प्लांट सेल में इस तरह से साइटोकाइनेसिस हो रहा होता है। अब वो क्या कहता है, फाइनली द मेम्ब्रेन ऑफ सेल प्लेट फ्यूज, जो उसके आपस में वेजिकल होते हैं वो आपस में फ्यूज कर जाती हैं। जैसे ये वेजिकल्स है ना, इस तरह वेजिकल है ना, 2 आपस में वेजिकल मिलके एक वेजिकल, फिर ये एक वेजिकल, इस तरह सारी फ्यूज होकर ना एक लाइन बन जाएंगी। ठीक है, और फिर क्या होगा, प्लेट ग्रो आउटवर्ड एंड मूव वेजिकल विद इन इट। फाइनली द सॉरी यार, मैं ना आपको असल में वीडियो जल्दी बनाने के चक्कर में आपको इस तरह जल्दी बताता हूँ, लेकिन आपको कोई चीज़ समझना है आपने मेरे से पूछ लेना है। फाइनली मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल प्लेट फ्यूज विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट्स कंटेंट जॉइन टू द पेरेंटल सेल वॉल, और इसके ऊपर सेल वॉल भी आ जाती है। द रिजल्ट ऑफ 2 डॉटर सेल्स ईच बाउंडेड बाय द ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। इसका क्या रिजल्ट होता है, जब इनको सेल प्लेट को फ्रेगमोप्लास्ट का नाम भी देते हैं। ठीक है, वो कहता है जब साइटोकाइनेसिस एंड होता है ना, इस तरह सेल जो है ना, प्लांट में इस तरह हो रहा था, जो है एनिमल्स में इस तरह हो रहा था, और प्लांट में इस तरह गोल्जी अपरेटस बन रहा था ना, गोल्जी अपरेटस वेजिकल बना रहा था। इस तरह वो हार्डन हो जाएगा। 2 इस तरह हमारे पास प्लांट सेल बन जाएंगे, अंदर से ये फ्रेगमोप्लास्ट या सेल प्लेट बनेगी, और 2 हमारे पास इस तरह के प्लांट सेल बन जाएंगे। हर एक प्लांट सेल के पास अपनी न्यूक्लियस होगी, अपनी सेल मेम्ब्रेन होगी और अपनी सेल वॉल होगी, हर एक प्लांट सेल के पास।
तो अब हम सेल साइकिल को पूरे का पूरा डिस्कस करते हैं इस डायग्राम की मदद से। सबसे पहले आप देखें सेल साइकिल होता है, मैंने आपको इधर बताया था कि सेल साइकिल इंटरफेज और माइटोसिस पे कंसिस्ट कर रहा होता है। यानी सेल साइकिल की दो फेजेज़ हैं, इंटरफेज और माइटोसिस फेज़। ज़्यादातर टाइम इंटरफेज में लग रहा होता है, और माइटोसिस या एम फेज़ जिसमें सिर्फ सेल डिवाइड हो रहा होता है, उसकी न्यूक्लियस और उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है। इस दौरान कम वक्त लगता है। अब देखें यहाँ पे उसने दिखाया है प्रो फेज की G2 उसने दिखाई है, गैप 2 सेकेंड गैप उसने दिखाया है। इसमें हमें पता था कि सेल का साइज़ वगैरह इंक्रीज़ हो रहा था G1 में, और प्रोटीन सिंथेसिस हो रही थी। G2 में बेसिकली हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा था जो माइटोसिस के लिए ज़रूरी है। और अभी तक ये देखें G1 में हमने पढ़ा था ऑर्गेनेलीज जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन सेंट्रोसोम जो है ना वो अभी मल्टीप्लाई नहीं हुई, उसने जाके प्रो फेज़ में मल्टीप्लाई होना है। ये यहाँ पे हमारे पास पता चल गया आपको कि प्रोटीन वगैरह बनना है इंटरफेज़ में, इंटरफेज़ की G2 फेज़ में। आगे प्रो फेज़ में देखें हमारे पास क्रोमोसोम क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस हुआ, और उसके अलावा 2 सेंट्रोसोम्स बनी और वो अपोजिट साइड पे जाना स्टार्ट होगी, और ये यहाँ पे स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं। नेक्स्ट देखें क्रोमोसोम कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बन गई, उनकी ये सेंट्रोसोम और सेंट्रोसोम के ऊपर काइनेटोकोर हो गई जहाँ पे स्पिंडल फाइबर ने आके अटैच होना है, ठीक है। ये भी प्रो फेज है, कंडेंसेशन हो रही है स्पिंडल फाइबर की। उसके बाद न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डिसअपेयर हो गई है। ये देखें अब इसमें न्यूक्लियस नज़र आ रही थी, इसमें न्यूक्लियस नज़र नहीं आ रही। ये तीनों स्टेप प्रो फेज में होते हैं। फिर मेटाफेज प्लेट में काइनेटोकोर फाइबर आके या स्पिंडल फाइबर आके अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर से, और क्रोमोसोम अपने आप को एक मेटाफेज प्लेट में जाके अरेंज कर लेती हैं। फिर एनाफेज में पुलिंग स्टार्ट, इसके एंड पे पुलिंग स्टार्ट हो जाती है, और ये देखें क्रोमोसोम जो है सेपरेट हो चुकी हैं, और क्रोमेटिन यानी कि एक सिस्टर क्रोमेटिन एक साइड पे गया है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो गया। अब क्या हुआ, टीलोफेज जो है वो अपोजिट है प्रोफेज का। इस दौरान क्या होगा, न्यूक्लियस दोबारा से अपेयर हो जाएगी, और 46 क्रोमोसोम इधर आ जाएंगी, 46 क्रोमोसोम इधर आ जाएंगी, और सेंट्रोसोम एक इस साइड पे होगा एक इस साइड पे होगा। और एनिमल सेल के केस में यहाँ पे क्लीवेज फ्रो बनेगा और 2 सेल्स बन जाएंगे। फिर उसमें से एक सेल आगे अपना साइकिल कंप्लीट करता रहेगा, ठीक हो गया। ये उसने एनिमल सेल का उसने दिखाया साइटोकाइनेसिस कैसे हो रहा है। क्लीवेज फ्रो बनी, वो ऐसे ऐसे जो है कंट्रेक्टाइल रिंग बनते गए हैं, और इस तरह से वो 2 सेल बन गए हैं। और इन केस ऑफ एनिमल गोल्जी वेजिकल्स आएंगी, और वो अपने आप को डिपॉजिट करवाएंगे। गोल्जी अपरेटस यानी कि वेजिकल देगा, वो अपने आप को एक सेल प्लेट बनाएंगी, और इस तरह सेल वॉल जो है प्लांट सेल की सेपरेट हो जाएगी, और 2 डॉटर प्लांट सेल हमें मिल जाएंगे, और फिर ईच अपना फिर से सेल साइकिल स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारे पास ओवरऑल इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन हो गई, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। स्टिल इफ देयर इज एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क।